CHAMS, our live online batches for all the 3 subjects, are about to start for the session 21-22. Do check the information in the description below. ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये पहली क्लास है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आपको इस चैप्टर पे अच्छी ग्रिप रखनी है। चैप्टर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है। आई वोंट से इट्स वेरी सिंपल, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं लगता, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट डिफ़िकल्टी है। तो आपको अच्छा इस पे टाइम लगाना है, ग्रिप बनानी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स, 6 मार्क्स का इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं। सो इट कैरीज अ वेटेज ऑफ ऑलमोस्ट 8 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बट इन योर प्रैक्टिकल्स वाइवा, जैसे आपका एक 12 मार्क्स का पेपर होता है प्रैक्टिकल में भी, जो कि स्कूल में ही होता है, उसमें भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है। एक कैश फ्लो का आता है, एक रेशियोज का आता है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, थर्ड बुक में है ये, थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल लॉजिकल तरीके से करेंगे। अगर मैं इसका थीम आपको बताऊं कि इस चैप्टर में है क्या, तो दैट इज एज सिंपल एज अ कैश बुक। जैसे कितना कैश आया, कितना कैश गया, बस इतना इजी इसका थीम है। इट टॉक्स अबाउट कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। थीम तो बहुत ही सिंपल है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसी का कुछ हिसाब किताब है इसमें। ठीक है, सो इट टॉक्स अबाउट कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। अब हमको कौन कहता है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है? दिस कैन बी अ वाइवा क्वेश्चन ऑल्सो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 रिवाइज्ड हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जी। ऑब्वियसली 12th क्लास में आपके सिलेबस में एज सच कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, बट जैसे आप हाई लेवल पे पढ़ाई करते हैं अकाउंट्स में, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पूरे पढ़ने होते हैं। तो अभी तो आपको इसका नाम लर्न करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ब्रैकेट में लिखेंगे रिवाइज्ड, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कहता है और वही हमें फॉर्मेट भी बताता है। तो लेट अस राइट कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared according to the accounting standard number 3 ब्रैकेट में revised। ठीक है, तो ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहता है। तो AS3 रिवाइज्ड, AS3 रिवाइज्ड। रिवाइज्ड का यहाँ पे मतलब है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना ओवर द पीरियड काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो रिवाइज्ड। ओके, बचे जैसे हम कह रहे हैं कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, इसके बारे में बात करनी होती है। तो इस चैप्टर में हम मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो मेनली 3 एक्टिविटीज की वजह से होता है। ठीक है, कैश फ्लोज आर कैटेगराइज्ड into 3 activities। Let me repeat, जो भी कैश का आना या जाना होता है
वो 3 एक्टिविटीज की वजह से होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, अब देखो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। पहले इतना नोट करिए। सो वी हैव टू स्टडी 3 एक्टिविटीज़: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जितने भी बिजनेस में काम होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या तो वो काम मतलब या तो वो ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग इन नेचर होगी, या इन्वेस्टिंग इन नेचर होगी, या फाइनेंसिंग इन नेचर होगी। तो कौन सी होगी ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। अगर मैं बिल्कुल मतलब लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो आपका मेन ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो आपका मेन काम है। मेरा लेट्स से पेन बना के बेचना मेरा मेन काम है, तो उससे रिलेटेड जो भी पैसे का आना जाना होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। तो अभी मैं लेमैन लैंग्वेज में लिख रही हूँ। मेन बिजनेस एक्टिविटी। ओके, मेन बिजनेस एक्टिविटी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरा पेन बना के बेचने का काम है तो उससे जो रिलेटेड पैसे का आना जाना होता है। एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। समझ सकते हो ना, वैसे आपने अपना ये पेन्स बेचे और पैसे आए, ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करेक्ट। गुड्स का तो मतलब ही वैसे भी होता है कि जिस चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस है। या फिर कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, है ना, कोई रॉ मटेरियल खरीदा है। इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगी, जो मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी तो मैंने लेमैन लैंग्वेज में लिखा है मेन बिजनेस एक्टिविटी। ओके, और जैसे सैलरी देना, वेजेस देना अपने एम्प्लॉयज को, वो भी आपका मेन ऑपरेशन से रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ wages and salaries, ठीक है। देन डेटर्स से पैसे मिलना, क्रेडिटर्स को पैसे देना, ये भी सारा आपका मेन बिजनेस से रिलेटेड बातें। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अच्छे से एग्जाम्पल्स नोट करिए। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड। हम मानते हैं कि हमारा जो काम है ना उसी से रिलेटेड हम एजेंट्स रख लेते हैं और वही हमारा सामान बिकवाते हैं। इस तरह से कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, ऑल दीज आर ऑपरेटिंग इन नेचर। लिख लिया विषय यहां तक? यस मैम। Commission paid or received, cash paid to creditors,
ओके, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देखो अजय, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बदले में जो आपको मिल रहा है वहां से, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो आपने बैंक में एफडी करवा दी, अब उस एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिलना किस तरह की एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग। लेट मी रिपीट, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, बदले में जो आपको मिल रहा है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। व्हाट डिड आई से, दैट आपने एफडी करवाई है बैंक में, जो कि एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। अब उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट दिया? यस मैम। तो ये लेमैन लैंग्वेज में पहले लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए, रिटर्न में जो मिलेगा दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो मैंने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई जगह खरीद ली, कोई कमर्शियल एरिया खरीद लिया, अब उसको मैंने रेंट पे दे दिया, अब मुझे रेंट मिल रहा है, तो रेंट रिसीव्ड क्या हुआ? यस। देखो वैसे असद, कैपिटल गेन को यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश ना करें, बिकॉज पहली बात तो ये इकोनॉमिक्स में हम वो नेशनल इनकम जब पढ़ते हैं तो हम कैपिटल गेन को सेपरेट करके देखते हैं। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए, बदले में जितने भी पैसे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग द गेन और लॉस, जो भी है, जितने भी पैसे आ रहे हैं वो आपके कैश फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, लेट मी रिपीट। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, मैंने कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे दे दिया, फिर मुझे रेंट मिल रहा है, तो रेंट रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट यू नो व्हाट, रेंट पेड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे? जैसे जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ, अपना मेन बिजनेस कर रही हूँ, उस जगह का मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है, तो रेंट पेड इज व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। यस, ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ। रेंट पेड मतलब जिस जगह पे आप अपना बिजनेस कर रहे हो उस जगह का आप रेंट दे रहे हो, तो दिस इज रिलेटेड टू योर मेन ऑपरेशंस, दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट रेंट रिसीव्ड इज डिफरेंट। कैसे सोचते हैं रेंट रिसीव्ड? मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, मैंने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, वहां से रेंट मिल रहा है, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेंट पेड एंड रेंट रिसीव्ड? यस मैम। यस मुस्कान, पल्लवी, हर्षिता? यस मैम। Let me quickly repeat it. So rent paid is operating in nature. जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस जगह का आप रेंट पे कर रहे हो, ये आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो रेंट पेड इज ऑपरेटिंग इन नेचर। देन रेंट रिसीव्ड इज डिफरेंट। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया,
तो जो रिटर्न में मिलता है इन्वेस्टमेंट के, उसको इन्वेस्टिंग इन नेचर बोलते हैं. राइट जेसन? Yes, ma'am. ओके, देन अनदर एग्जाम्पल. मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और शेयर्स पे बदले में क्या मिलता है? एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में, शेयर्स खरीदने के रिटर्न में? डिविडेंड. करेक्ट मुस्कान, डिविडेंड मिलेगा. तो डिविडेंड रिसीव्ड इज व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी? Investing. यस, इन्वेस्टिंग. लेट मी रिपीट. आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, साल के एंड में आपको प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा मिलेगा, बीइंग द शेयर होल्डर, विच इज कॉल्ड डिविडेंड. तो अगर आपको डिविडेंड मिला है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहां से आपको मिल रहा है. तो डिविडेंड रिसीव्ड. गेटिंग दिस मच? Yes, ma'am. ओके, एग्जैक्टली असद. बट मैं अभी उस पर आने वाली हूँ. असद इज टॉकिंग अबाउट डिविडेंड पेड, बट अभी मैं उस पर आने वाली हूँ, और उन्होंने आंसर भी बता दिया वैसे तो. अच्छा, अभी इन्वेस्टिंग खत्म नहीं हुआ चाहिए. इसमें एक तो ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, बदले में जो मिल रहा है दैट इज इन्वेस्टिंग इन नेचर. एक और चीज है, एक्चुअली वो है तो यही, बट उसको मैं थोड़ा डिफरेंट बता देती हूँ. परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अगर आप कोई एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट वगैरह खरीदते या बेचते हो, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन नेचर. बच्चे एक बात बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ते हो आप बिजनेस स्टडीज में, उसमें जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो कितने होते हैं? फाइनेंशियल डिसीजंस Ma'am, 3 होते हैं. कैन यू नेम? यस पहले. Finance, हाँ जी. investing decision and करेक्ट dividend decision. करेक्ट करेक्ट. फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस. उसमें भी बच्चे अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हुआ है, इन्वेस्टिंग डिसीजंस भी 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यही होते हैं कि कौन सा आपको बिल्डिंग खरीदनी चाहिए, कौन सी मशीनरी खरीदनी चाहिए, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए. तो इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक और एस्पेक्ट होता है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, परचेज एंड सेल ऑफ long-term assets and other investments. long-term assets यहाँ पे वही हो गया आपके non-current assets, fixed, tangible, intangible. Okay, जैसे purchase of machinery, sale of machinery, purchase of patents, goodwill, no, purchase and sale, both actually. ओके, एक बच्चे और ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो आपने ना किसी को लोन दे दिया, लोन एडवांस्ड. What kind of activity? Investing.
यस, इन्वेस्टिंग। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, आपने किसी को लोन दे दिया, बदले में मिलेगा इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी और वो लोन देना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो किसी को लोन देना इज इन्वेस्टिंग इन नेचर। लोन एडवांस्ड। अच्छा, जैसे मैं अभी बोल रही थी, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो परचेज ऑफ शेयर्स क्या हुआ? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ही तो है। शेयर्स खरीदना इज लाइक इन्वेस्टमेंट खरीदना। देखो वैसे असद, एक्चुअली जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, चाहे वो ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहे हैं, बट वो इन्वेस्टिंग डिसीजंस या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, ये लंबे समय के लिए होती है। ऑपरेटिंग, जैसे नॉर्मल सा सोच के देखो, परचेज ऑफ मशीनरी क्या हम P&L में शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। असद का क्वेश्चन है कि अगर हमने मशीनरी ऑपरेशंस के लिए खरीदी है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मशीनरी खरीदना या प्लांट खरीदना होता तो ये वैसे ऑपरेशंस के लिए ही है, अगर वो कुछ ना बताएं, बट ये कैपिटल इन नेचर होता है, ये लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, वो सारी रेवेन्यू जैसी है। रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, तो ये लॉन्ग टर्म इन नेचर है, इसकी अलग कैटेगरी है। वी कैन नॉट से कि मशीनरी हमने ऑपरेशंस के लिए नहीं खरीदी, ऑपरेशंस के लिए ही खरीदी है, बट इसकी कैटेगरी अलग है। परचेज ऑफ शेयर्स, ओके, अभी और भी एग्जाम्पल्स आएंगे धीरे धीरे। यहां तक लिख लीजिए। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा उठाने से रिलेटेड एक्टिविटीज। जैसे पैसा उठाना इज लाइक रेजिंग फंड्स। आप पैसे कैसे रेज करते हो? शेयर्स इशू करके, बैंक से लोन लेके, डिबेंचर्स इशू करके। पैसा रेज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे इशू ऑफ शेयर्स। विषय बताएंगे परचेज ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस है? हम परचेज मतलब खरीदना और इशू मतलब अपनी कंपनी के शेयर को एक तरह से रिलीज करना ताकि लोग खरीदें। एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स। वी ऑल, आप जैसे, हम जैसे सब लोग शेयर्स खरीद सकते हैं, बट हम शेयर्स इशू थोड़ी करते हैं, वो तो कंपनीज करती हैं। इशू ऑफ शेयर्स पैसा उठाने से रिलेटेड बात हो रही है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, हम मतलब प्राइमरी मार्केट में होता है। यस, बिल्कुल। कंपनी जब इशू करती है तो वो तो प्राइमरी मार्केट होता है। और यहाँ पे एक्चुअली हम कंपनी की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। वी आर अ कंपनी हियर। ओके, अब बदले में जो आपको देना है ना, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बताओ, शेयर्स को बदले में क्या देते हो? डिविडेंड।
डिबेंचर्स को बदले में क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पैसा उठाने से रिलेटेड बातें बदले में जो दे रहे हो, दैट ऑल्सो। अच्छा, बैंक से लोन लिया है, दैट इज ऑल्सो पैसा उठाने से रिलेटेड बात। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन। अच्छा, और अगर पैसा चुका रहे हो, दैट ऑल्सो। पैसा उठाना भी, पैसा रिटर्न करना भी। तो अगर आप बैंक लोन वापस कर रहे हो तो वो भी इसी में आएगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। पैसा उठाने से रिलेटेड मतलब क्या क्या? पैसा रेज करना, पैसा रिटर्न करना, और बदले में जो आपने देना है, जैसे शेयर्स के बदले में डिविडेंड देना है, डिबेंचर्स के बदले में इंटरेस्ट देना है, लोन के बदले में भी इंटरेस्ट देना है। ओके, जैसे आप बदले में क्या दे रहे हैं? डिविडेंड पेड। ये क्वेश्चन था असद का। डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर्स को बदले में क्या देते हो? अभी पूछा था मैंने, दोबारा पूछ रही हूँ। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। और बैंक लोन को बदले में क्या देते हो? इंटरेस्ट। यस हर्षिता, ऑल्सो करेक्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। ठीक, एटसेट्रा। सभी में अभी और भी हम ऐड करेंगे, अभी मैंने बेसिक आपको बताया। नोट करिए यहाँ तक। ओके, अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की भी बातें करते हैं, इन्वेस्टिंग की भी बातें करते हैं, फाइनेंसिंग की भी बातें करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो जिसमें एफर्ट इन्वॉल्व होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मतलब सोचना पड़ता है, बाकी दो आसान होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हमने बहुत बातें करनी है, ये स्ट्रक्चर ही तो है इस चैप्टर में, बट अभी मैं बिल्कुल बेसिक वाला बता रही हूँ। ओके, ये 1 साल की बनाई जाती है, ठीक है, फॉर 1 ईयर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आया या गया है उसका सारा हिसाब लिखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ये हमारी जैसे हेडिंग हो गई, इसमें हमने एक्टिविटीज़ लिख दी जितनी भी हैं और उससे हमारा कुछ फाइनल आंसर आ गया। जैसे 5 लाख रुपीस, इसका मतलब है कि क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो आपके पास आया गया नेट करके इतना रुपया आया। लेट्स से मैंने ऐसे ही लिख दिया 5 लाख रुपीस। फिर हम हेडिंग देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें भी हमने पूरा हिसाब किताब लगाया, ठीक है, सब कुछ लिख दिया जो भी साल भर में हुआ है। इसका भी कुछ आंसर आ गया। लेट्स से -1 लाख। -1 लाख का मतलब है कि आया गया नेट करें तो फाइनली एक्चुअली गया ज्यादा रुपया है। कितना गया है नेट में? 1 लाख। ठीक है, जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं किसी वैल्यू को, उसका क्या मतलब होता है कि वो नेगेटिव में है। पता है ना ये बात? पता है ये बात? नहीं पता है तो अब पता करो। जिन वैल्यूज Yes, को भी ma'am, हम पता। ब्रैकेट में लिखेंगे वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ओके, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें भी हमने पूरा हिसाब किताब लगाया और लेट्स से हिसाब लगाने के बाद आया 2 लाख। मतलब साल भर में जो भी हमारा पैसा आया या गया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, नेट में 2 लाख रुपीज आए हैं। नेट में 2 लाख रुपीज आए हैं। ओके, ऐसे हम हिसाब बना लेते हैं। इसके बाद आप बताइए बच्चे, नेट फाइनल बताओ। फाइनल तीनों को देखें, अगर कितना पैसा आया? 6 लाख। 6 लाख। फाइनली इस साल हमारे पास 6 लाख रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है फ्रॉम ऑल दी एक्टिविटीज। ठीक है, पहले यहां तक नोट करो। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो अगर मैं हिसाब लगाऊं, नेट में मेरे पास 6 लाख रुपीज आए हैं पूरे साल में तीनों एक्टिविटीज से। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया होगा? ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश का क्या मतलब होता है कि साल के शुरू में आपके पास इतने रुपए का कैश था, मान लीजिए 50,000, और साल के एंड में 6,50,000 का कैश है, ये आपको गिवन होगा। तो देखो इस साल मैंने कितना कैश इनफ्लो कमाया? आई एम आस्किंग यू, इस साल मैंने कितना कैश इनफ्लो कमाया? 6 lakhs. 6 लाख। और साल के शुरू में कितना कैश पड़ा था? 50,000। तो साल के एंड में कितना कैश होना चाहिए? 6,50,000. यस, और आप देखेंगे आपका जो आंसर है वो क्लोजिंग कैश से मैच होना चाहिए। मतलब इस चैप्टर में आपका आंसर सही है या नहीं आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे बैलेंस शीट में हो जाता है। लेट मी रिपीट, पहले आपने तीनों एक्टिविटीज दिखाई, तीनों एक्टिविटीज का आपने नेट किया, जिसका मतलब है साल भर में 6 लाख रुपीस का कैश इनफ्लो हुआ, और बिगिनिंग
ऑफ द ईयर में 50,000 का कैश था, तो साल के एंड में कितना होना चाहिए? तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश है ना, ये आपको गिवन होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया। बताओ, कोई बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो ये तो मैंने आपको ऐसे एक फॉर्मेट तो कोई प्रॉपर तो बताया नहीं है, मैंने सिर्फ बताया कि इस तरह से आपको प्रोसीड करना होगा। अब इसके अंदर ही बहुत सारा काम है, ये तो सिर्फ एक ब्रॉड फॉर्मेट है, बट हाँ, ब्रॉड फॉर्मेट भी समझना ज़रूरी है, बिकॉज एटलीस्ट यू शुड नो कि हम कर क्या रहे हैं। अब मैं इसमें बता रही थी आपको कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाली कैलकुलेशंस है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बाकी आसान होती हैं। साल भर में 6 लाख का कैश इनफ्लो हुआ, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 50,000 का कैश था, तो साल के एंड में 6,50,000 का कैश होना चाहिए। Is that fine? यस मैम। चलिए, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसकी जो कैलकुलेशंस है वो कैसे करनी होती है। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो, इस चैप्टर में हम कैश की बात करेंगे मेन तो, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट, वील टॉक अबाउट कैश। अच्छा, P&L आप सब जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, आप सबको पता है कि इसमें क्या क्या आइटम्स होती हैं। दिस यू कैरी फ्रॉम योर क्लास 11। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होती है फाइनली, दैट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लेट अस कंसिडर नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये नेट प्रॉफिट सारा ऑपरेटिंग इन नेचर होता है, येस और नो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, ये सारा ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं होता। क्या मतलब बना? ये सारा मैंने ऑपरेशंस से कमाया है, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे, क्यों जरूरी नहीं है, आपका ये क्वेश्चन होगा। तो आई विल गिव यू एग्जाम्पल। जैसे वैसे क्रेडिट, आपको पता है इनकम साइड होती है, यहाँ पे इस तरह की चीजें आती हैं। जस्ट अ सेकेंड, बैटरी। ओके, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि ये जो नेट प्रॉफिट है, क्या ये सारा ऑपरेटिंग इन नेचर होता है? तो आपने कहा नहीं, which is correct. Now I'll give you reason. इस प्रॉफिट को निकालने के लिए आप बहुत सारी आइटम्स लेते हो, जैसे यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और ऑब्वियसली यहाँ पे जीपी तो आ ही रहा होता है ऊपर से, और यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे इंटरेस्ट पेड और भी बहुत सारी चीजें। अब देखो, क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, येस और नो? नो मैम। यस, ये ऑपरेटिंग नहीं है।
रेंट रिसीव्ड क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नो मैम। नहीं No. है। इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नो मैम। कौन सी है? No. फाइनेंस। Ma'am. यस, Financing. पैसा उठा के बदले में इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। यानी कि नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी आइटम्स भी ले ली है जो ऑपरेटिंग इन नेचर है ही नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा का सारा ऑपरेशंस से कमाया गया है, नहीं, ये सारा ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है। डू यू अग्री? यहाँ तक बात समझ में आई है? Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी बताएं। जो नेट प्रॉफिट है वो सारा ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है, बिकॉज उसको निकालने के लिए आपने काफ़ी सारी नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये सारा नेट प्रॉफिट जो है सारा कैश की फॉर्म में है? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या ये नेट प्रॉफिट सारा कैश की फॉर्म में है? नो मैम। नो, बिकॉज इसको निकालने के लिए तो काफ़ी नॉन कैश चीज़ें भी हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखते हो डेप्रीसिएशन, यहाँ पे आप लिखते हो प्रोविजंस वगैरह, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो कोई कैश आउटफ्लो थोड़ी होता है। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ऐसा थोड़ी है कि मेरे एसेट की वैल्यू अगर डेप्रीशिएट हो गई तो आप किसी को पॉकेट से पैसे निकाल के दे रहे हो। नो, अगर आपने एक मशीनरी खरीदी थी 4 लाख रुपीज़ की, अब उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि 1 लाख रुपीज़ आपने किसी को अपनी पॉकेट से निकाल के दिया है। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यस और नो? यस मैम। और जो Yes, प्रोविजंस होते हैं, जैसे हम 11th में भी करते थे कि अपने मन को समझा लो कि इतने लोग पैसे नहीं देंगे, दिस इज मन को समझाना, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रोविजन। एक्चुअली दिस इज नॉट आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम योर बिजनेस। ऐसा नहीं है कि ये कैश भी कहीं एक्चुअली जा रहा है, नो। कहने का मतलब ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो सारा का सारा कैश की फॉर्म में नहीं होता, बिकॉज इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने काफ़ी नॉन कैश चीज़ों को भी लिया होता है, ठीक है। अब क्या करें? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? मैं चाहती हूँ कि ये सारा का सारा ऑपरेटिंग इन नेचर हो। क्यों चाहती हूँ मैं? बिकॉज मेरा फोकस अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे है। बच्चे, ये जो भी मैं डिस्कशन कर रही हूँ ये मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो कैश फ्लो हमने बनाना है ना, उसके लिए कर रही हूँ। लेट मी रिपीट, मैं चाहती हूँ कि ये नेट प्रॉफिट सारा का सारा ऑपरेटिंग इन नेचर हो। मैं क्यों चाहती हूँ ऐसा? बिकॉज मैं अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाली कैश फ्लो आपको सिखा रही हूँ। और दूसरा, मैं चाहती हूँ कि ये सारा का सारा कैश की फॉर्म में हो। क्यों मैं ऐसा चाहती हूँ? बिकॉज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना। कैश फ्लो का क्या मतलब है? कैश की बात करो। नाउ व्हाट डू वी वांट? व्हाट डू वी वांट? हम चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट सारा का सारा ऑपरेटिंग इन नेचर हो जाए और सारा का सारा कैश की फॉर्म में हो जाए। हम चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट सारा ऑपरेटिंग इन नेचर हो जाए और सारा कैश की फॉर्म में हो जाए।
हम चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग इन नेचर हो जाए और कैश की फॉर्म में हो जाए। क्यों चाहते हैं हम ऐसा? बिकॉज अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला कैश फ्लो सीख रहे हैं और कैश फ्लो का मतलब है कि कैश पे ही फोकस होना चाहिए। ओके, यहाँ तक लिखिए विषय। यस मैम। अब हम इसको अचीव कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि ये सारा ऑपरेटिंग इन नेचर हो जाए और कैश की फॉर्म में हो जाए। तो इसके लिए हमें नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों का इफ़ेक्ट हटाना पड़ेगा और नॉन कैश चीज़ों का इफ़ेक्ट हटाना पड़ेगा। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस मैम। जो मुझे नहीं चाहिए उनको हटाओ, उनका इफेक्ट खत्म करो। कौन नहीं चाहिए? मुझे नॉन ऑपरेटिंग चीजें नहीं चाहिए, मुझे नॉन कैश चीजें नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डू दैट। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटीज का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहाँ से अपनी डिस्कशन स्टार्ट की कि जो नेट प्रॉफिट है वो सारा ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है, वो सारा कैश की फॉर्म में नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि वो सारा ऑपरेटिंग इन नेचर हो, वो सारा कैश की फॉर्म में हो। मैं क्यों चाहती हूँ? बिकॉज हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग वाला ही चाहिए होगा और कैश वाला ही चाहिए होगा। अब मैं चाहती हूँ कि सारा कैश की फॉर्म में हो और सारा ऑपरेटिंग फॉर्म में हो। अब वो कैसे करें? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इफेक्ट हटा दो। यहाँ तक मुझे लिख लिया? यस मैम। चलो, अब ये इफेक्ट कैसे हटाना है? नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट, लेट्स से मैं ऐसी कुछ भी वैल्यू ले रही हूँ, 5 लाख है, नेट प्रॉफिट 5 लाख है। अच्छा, इनमें से मुझे कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आ रही? देखो, मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड पसंद नहीं आ रहा। क्यों पसंद नहीं आ रहा? ये तो अच्छा है, ये तो इनकम है, पसंद आना चाहिए, बट ये मुझे पसंद क्यों नहीं आ रहा? Because it is non-operating. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करेक्ट। इट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर, या आई कैन से दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही चाहिए। मुझे रेंट रिसीव्ड भी पसंद नहीं आ रहा। क्यों पसंद नहीं आ रहा जैसन? मैम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। करेक्ट। अब पल्लवी बताइए, क्या मुझे कमीशन रिसीव्ड पसंद आ रहा है? Yes, यस, ये पसंद आ रहा है बिकॉज ये ऑपरेटिंग इन नेचर ही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, देन मुझे इंटरेस्ट पेड भी पसंद नहीं आ रहा। हर्षिता बताइए, इंटरेस्ट पेड क्यों नहीं पसंद आ रहा?
Why don't I like this? हर्षिता, यस, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. ठीक है. मुस्कान, क्या हमें डेप्रिसिएशन पसंद आ रहा है? नो मैम. क्यों नहीं आ रहा है? मैम बिकॉज ये कैश की फॉर्म में नहीं है. करेक्ट, एग्जैक्टली, वेरी गुड. ये नॉन कैश है, ये भी मुझे नहीं पसंद नहीं आ रहा. ओके, देन प्रोविजन. लेट्स से ये है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स. असद, क्या ये प्रोविजन मुझे पसंद आ रहा है? क्या ये प्रोविजन हमें पसंद आ रहा है? नो. क्यों पसंद नहीं आ रहा है? नॉन कैश है, राइट. जो भी प्रोविजंस वगैरह होते हैं वो एक्चुअली कैश का आउटफ्लो नहीं होते हैं. वो तो हम ऐसे बोलते हैं, अपने मन को समझा लो कि इतने लोग पैसे नहीं देंगे. ठीक है, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा. अब मुझे ना इन सब का इफेक्ट हटाना है. कैसे हटाएंगे? अब देखो, ध्यान से देखना. इंटरेस्ट रिसीव्ड ने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, बट मैं इसका इफेक्ट खत्म करना चाहती हूँ. तो इतने से मैं प्रॉफिट को क्या कर दूं, प्लस या माइनस? माइनस. यस. दूसरा, रेंट रिसीव्ड ने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, बट मैं इसका इफेक्ट भी खत्म करना चाहती हूँ. तो प्रॉफिट में इस वैल्यू को प्लस कर दो या माइनस? माइनस. यस. देन इंटरेस्ट पेड ने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, पर मैं इसका इफेक्ट हटाना चाहती हूँ, तो ऐड कर दो. डेप्रिसिएशन ने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, पर मैं इसका इफेक्ट हटाना चाहती हूँ, तो इस वैल्यू को प्रॉफिट में कर दो ऐड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, पर मैं इसका इफेक्ट हटाना चाहती हूँ, तो इस वैल्यू से प्रॉफिट को कर दो ऐड. बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम. अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, आपको काफी कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. यही बच्चे रटते रहते हैं कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किसको नहीं करना है. यही कंफ्यूजन चलती रहती है. तो आपको फिर से बता दूं, हम यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इफेक्ट हटा रहे हैं. अगर उसने मेरे प्रॉफिट को फिलहाल बढ़ाया हुआ है और मैं उसका इफेक्ट ख़त्म करना चाहती हूँ, तो प्रॉफिट में से वो वैल्यू माइनस कर दो. और अगर उसने मेरे प्रॉफिट को फिलहाल कम किया हुआ है और मैं उसका इफेक्ट हटाना चाहती हूँ, तो प्रॉफिट में वो वैल्यू को ऐड कर दो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम. पल्लवी, रिया, शिवम, आशिता. यस मैम. ओके, अब ये तो मैंने आपको बता दिया. दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यही बच्चों को कंफ्यूज करता है. मतलब अगर आप रट लोगे तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किसको कुछ भी नहीं करना. जैसे यहाँ पे मैंने कमीशन रिसीव्ड को कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई लाइक इट हियर. ये ऑपरेटिंग इन नेचर है और ये कैश की फॉर्म में ही होगा. अगर कुछ उन्होंने नहीं बताया तो ये तो मुझे पसंद है. अगर आपको कोई वैल्यू पसंद है, लेट इट बी, लेट इट बी. ना उसको आप प्लस करने वाले हैं, ना उसको आप माइनस करने वाले हैं. इसका इफेक्ट प्रॉफिट में आया हुआ है, लेट इट बी. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दिस. तो यही कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किसको कुछ नहीं करना है. अब अगर आप इसको रटते रहेंगे तो फिर तो मुश्किल बात है. ओके, अब मैं थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट पे एक बार आ जाती हूँ.
थोड़ा थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्मेट बनने में हमें 1-2 क्लासेस लगेंगी, प्रॉपर जो हम सीखेंगे फॉर्मेट, बट थोड़ा सा उसकी तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं अभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का काम करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ओके, तो मैंने अपनी जो बात है वो प्रॉफिट से शुरू करनी है, नेट प्रॉफिट से, ठीक है। हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। एक बार मुझे लिखने दो, अभी आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे नेट प्रॉफिट से हम अपनी बात शुरू करेंगे। उसके बाद बचे हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट हटाएंगे। यस और नो? पहला स्टेप क्या है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इफेक्ट हटाना। उसके लिए हम हेडिंग देंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये हेडिंग है, ठीक है। अब ऐड, कुछ चीज़ों को ऐड करना है, कुछ चीज़ों को लेस करना है। देखो सारी की सारी तो मैं आज आपको बता नहीं सकती पहली ही क्लास में, तो मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगी। ओके, जैसे ऐड में हमने सोचा था इंटरेस्ट पेड ने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, पर मैं उसका इफेक्ट हटाना चाहती हूं, तो उस वैल्यू को प्रॉफिट में कर दो ऐड। यस और नो? यस। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। देन दूसरा जैसे डेप्रीसिएशन के बारे में हमने क्या सोचा था कि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये मुझे पसंद नहीं है, इसने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है। इसका इफेक्ट हटाने के लिए प्रॉफिट में इस वैल्यू को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था, वो भी मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज वो भी एक नॉन कैश आइटम है, उसने फिलहाल मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है। उसका इफेक्ट हटाने के लिए प्रॉफिट में उसको कर दो ऐड। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। देन जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड भी मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर। फिलहाल उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, उसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। राइट।
इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी देखो ऐड में आपको स्पेस छोड़ना है, चाहे और भी यहाँ पे चीजें आएंगी। देन रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन नेचर। ये भी मुझे पसंद नहीं है, फिलहाल इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है। इसका इफेक्ट हटाने के लिए प्रॉफिट में से ये वैल्यू कर दो सबट्रैक्ट। बताइए इतनी बात समझ में आती है? ओके अब धीरे धीरे मैं यहाँ पे भी कुछ आइटम्स आपको और अंडरस्टैंड करवाऊंगी, कुछ और चीज़ें यहाँ पे प्लस माइनस होती हैं। फिर मैं ये बताऊंगी कि इसको करने के बाद आएगा क्या। यहाँ तक लिख लो पहले। यहाँ पे मुझे 3-4 लाइन्स दोनों के नीचे छोड़ दीजिए। ओके अब ये सब करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद आपको लिखना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो भी ऊपर से प्लस माइनस करके आए ना, उसके बाद आपको ये हेडिंग देनी है। अब इसका क्या मतलब है अभी देखते हैं, यहां तक लिख लो। इसके बाद बच्चे अभी ये फॉर्मेट खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखो पहले मुझे लिखने दो, फिर मैं समझाती हूँ। ऐड करनी होती हैं बुरी बातें, जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये बुरी बातें हैं। और लेस करनी होती हैं अच्छी बातें, जैसे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये करना होता है। अब इसका क्या मतलब है बताती हूँ, पहले लिखो। मैंने क्या बोला था, ऐड करनी होती है बुरी बातें। बुरी बात क्या होती है, करंट एसेट का कम होना, करंट लायबिलिटी का बढ़ना। अच्छी बातें लेस करनी है। अच्छी बात क्या होती है, करंट एसेट का बढ़ना, करंट लायबिलिटी का कम होना। अब ऐसा क्यों करना है वो बताना है। यहां तक नोट करिए। ओके यहां तक लिख लिया बच्चे।
अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ बिकॉज ये पूरा पेज मुझे अभी चाहिए। जैसे मान लीजिए जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अ डैश। व्हाट इज इट? इज अ करंट एसेट। यस, सबको पता है? ठीक है, मान लीजिए इसकी ओपनिंग वैल्यू है 5 लाख और इसकी क्लोजिंग वैल्यू है 4,50,000। ठीक है, मतलब साल के शुरू में मेरे पास 5 लाख का स्टॉक था, साल के एंड में मेरे पास 4,50,000 का स्टॉक है। बच्चे, इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस ये स्टॉक कम क्यों हुआ होगा? तो इसका आंसर है कि आपने सेल किया होगा तभी स्टॉक कम हो गया। यस और नो? वैसे तो ऑब्वियसली आप कहोगे नहीं, स्टॉक जल गया होगा, ऐसे तो हो सकता है, बट हम यूजुअल मानेंगे कि स्टॉक सेल हो गया होगा। कितने का सेल हो गया होगा? अच्छा, तो 50,000 का स्टॉक बिक गया होगा। तो 50,000 से आपको क्या लग रहा है, कैश का इनफ्लो हुआ होगा या आउटफ्लो हुआ होगा? इनफ्लो। ठीक है, इनफ्लो से आपको प्लस की फील आ रही है या माइनस की फील आ रही है? प्लस। प्लस, इनफ्लो इज प्लस। ओके, ना यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस में, ऐड में लिखूंगी मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000। और देखो मैंने यहाँ ऊपर क्या लिखा है, फॉल इन करंट एसेट्स, और यहां देखोगे ये फॉल ही हो रहा है, ये फॉल इन करंट एसेट है। एक और एग्जांपल देती हूँ, ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको पता है डेटर्स होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। मान लीजिए वो साल के शुरू में थे 3 लाख और साल के एंड में हो गए 2 लाख। बच्चे, डेटर्स कम क्यों हो गए? क्योंकि डेटर्स ने आपको पैसे दे दिए होंगे। डेटर्स कम क्यों हो गए? बिकॉज 1 लाख के डेटर्स ने आपको पैसे दे दिए होंगे। आपको इनफ्लो की फील आ रही है या आउटफ्लो की? इनफ्लो। इनफ्लो की। तो उसको भी आप यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। और देखो ऊपर हेडिंग क्या चल रही है, फॉल इन करंट एसेट्स। ये भी तो फॉल इन करंट एसेट था। यानी कि आप पेपर में बार बार इतना दिमाग नहीं लगा सकते कि अच्छा स्टॉक कम हो रहा है मतलब सेल हो गया होगा, मतलब पैसे आए होंगे, मतलब प्लस करो। इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे। और जैसे मैंने बोला डेटर्स पहले 3 लाख थे, अब 2 लाख है, मतलब 1 लाख के डेटर्स कम हो गए, मतलब उन्होंने पैसे दे दिए होंगे, मतलब इनफ्लो, मतलब ऐड। इतना नहीं सोच सकते। तो वहाँ के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, ऐड कर दो बुरी बातें, लेस कर दो अच्छी बातें when it comes to current assets and current liabilities। आप बार बार इतना नहीं सोच सकते। जो मैं अभी सोच के आपको बता रही थी वो आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको। टीचर्स नॉर्मली कुछ ऐसा बताते नहीं, वो कहेंगे अच्छी बातें लेस कर दो, बुरी बातें ऐड कर दो, बस खत्म। बट वो क्यों करते हैं उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। बट पेपर में आप बार बार ऐसे नहीं सोच सकेंगे। पेपर में कैसे सोचना है, अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट है, करंट एसेट देखें कम हो रहा है, अच्छा करंट एसेट कम हो रहा है मतलब बुरी बात, और बुरी बात को हमें करना है ऐड। इतना तो हम फिर भी सोच सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स आप कहोगे अच्छा करंट एसेट है, करंट एसेट देखें कम हो रहा है, करंट एसेट कम होना मतलब बुरी बात, बुरी बात को करना है प्लस, तो उसको हमने कर दिया प्लस। कोई बात समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. बट ऑफ कोर्स दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अभी आप नोट कर लीजिए, ऐड करेंगे फॉल इन करंट एसेट्स, राइज इन करंट लायबिलिटीज, लेस करेंगे
राइज इन करंट एसेट्स, फॉल इन करंट लायबिलिटीज। जैसे एक और एग्जाम्पल चलो दे देते हैं आपको, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स हैं। मान लो ये पहले थे ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग हो गए हैं 50,000। बच्चे बताना ट्रेड पेबल्स कम क्यों हो गए होंगे, क्रेडिटर्स कम क्यों हो गए होंगे? क्योंकि आपने उनको पे किया होगा। पे किया होगा, कितना पे किया होगा? 1,50,000। 1,50,000 पे किया होगा। तो आपको प्लस की फील आ रही है माइनस की? माइनस की। तो इसको आप यहाँ माइनस में लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स 1,50,000। और जैसे पेपर में तो मैं कह रही हूँ ना, इतना नहीं सोच पाएंगे, वहां कैसे करेंगे? अच्छा, ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, करंट लायबिलिटी कम होना अच्छी बात है, तो लेस करेंगे इसको। बच्चे अब बताओ मैं आपको कौन सा पेज दिखाऊं, इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये देख लो, ये है लॉजिक। ओके, ये सब करने के बाद हम लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं एंड तक, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड तक। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी मुझे नोट, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसे होंगी ना, आपको लग रही होंगी ये तो बहुत बड़ा फॉर्मेट है, हम कैसे करेंगे, वो सब हो जाएगा। अभी आप समझते जाओ जितना मैं बता रही हूँ। तो पहले हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट से शुरू किया, फिर हमने उसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट हटाया। इफेक्ट हटाने के लिए कुछ चीज़ों को ऐड किया, कुछ चीज़ों को लेस किया। उसके बाद हमने लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमने उसमें किया अच्छी बातें लेस, बुरी बातें ऐड व्हेन इट कम्स टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया। फिर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसमें हम करेंगे लेस इनकम टैक्स पेड। बताओ अच्छा, जो शुरू में मैंने लाइन लिखी थी नेट प्रॉफिट, उसके आगे क्या लिखा था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। तो वहां पे बिफोर टैक्स था, बट नाउ यू पे द टैक्स ऑल्सो बिकॉज दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश। टैक्स पे करेंगे। उसके बाद ऐड या लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब वो क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, 1 मिनट में बता देती हूँ, नोट करते जाओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स
और फिर फाइनली आपको मिल जाएगा अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी सिर्फ ऑपरेटिंग से आया है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अभी है, बट दैट इज ईजियर, मच ईजियर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, मैम यस मैम ये एक्सप्लेन कर दो एड लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी यस आइटम्स। यस, ये मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ अभी आपको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं जो बहुत ही रेयर इन नेचर होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नॉन रेकरिंग इन नेचर, दे डोंट अकर ऑन अ रेगुलर बेसिस, कभी कभार। अब कैसी किस तरह की आइटम्स हैं ये मतलब इनसे कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा कुछ कैश जल गया, मतलब देयर वाज अ फायर एंड कुछ कैश जल गया, नाउ दैट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बताओ इसको प्लस करेंगे या माइनस? माइनस। यस, वील सब्ट्रैक्ट इट। और अगर एक और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम का एग्जांपल दे देती हूँ, कोई लॉटरी निकल गई, कोई विंडफॉल गेन हो गया अचानक से, समथिंग दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, अगेन नॉन रेकरिंग इन नेचर, तो वो भी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नाउ दिस इज इनफ्लो या आउटफ्लो? लॉटरी इनकम, विंडफॉल गेन, व्हाट इज इट? इनफ्लो। तो इसको ऐड कर देंगे। और जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए देयर इज लॉस बाय फायर और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कुछ क्लेम दिया है, दिस इज ऑल्सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, समथिंग दैट डजंट हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपको क्लेम दिया है, इज दिस इनफ्लो और आउटफ्लो? इनफ्लो। तो उसको प्लस कर देंगे। यानी मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के आगे लिखा है ऐड या लेस, मतलब इट डिपेंड्स, देयर कैन बी इनफ्लो, देयर कैन बी आउटफ्लो, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी। ये बहुत ही कम होती हैं, क्वेश्चंस में भी आपको हार्डली देखने को मिलेंगी, बट हाँ इसका मतलब मैं आपको एक बार फॉर्मल तरीके से भी लिखवा देती हूँ। वैसे इसका यही है कि नॉन रेकरिंग इन नेचर, समथिंग दैट डजंट हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस, और इनसे इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। ओके, कुशिका विषय फिक्स्ड एसेट्स को हम कंसिडर करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जैसे हमने लिखा भी था परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके, मैम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में जैसे लॉटरी वगैरह, तो वो तो नॉन ऑपरेटिंग है, तो फिर हम क्यों कंसिडर करते? देखो बच्चे, ये जो लॉटरी वगैरह है ना, इसको तो हम एक्चुअली किसी एक्टिविटी में कैटेगराइज ही नहीं कर सकते, दिस इज अ विंडफॉल गेन। बट हाँ, इसको हम दिखा फिर यहीं पे ही देते हैं, ऑपरेटिंग में ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, मोर और लेस इट कैन बी रिलेटेड टू माई वर्क ऑल्सो। लाइक अगर गुड्स जल गए और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम दिया है, नाउ दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम विच इज ऑपरेटिंग इन नेचर। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं होती, वो यहाँ नहीं आएंगी। आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स फॉर दैट ऑल्सो। ओके, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एक्चुअली हर किसी में हो सकती हैं, कुछ ना कुछ। एग्जाम्पल मैं वहाँ पे आपको साथ साथ देती रहूँगी। ये ऑपरेटिंग वाली है, बट ओके। अच्छा चलिए एक बार फॉर्मेट देखते हैं अभी तक जितना किया है। पहले हमने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें हमने एडजस्ट किया नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, उसमें हमने कुछ चीज़ों को ऐड किया, कुछ चीज़ों को लेस किया, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि उसने, जैसे हम बोल रहे थे, इसने मेरे प्रॉफिट को फ़िलहाल बढ़ाया हुआ है बट मुझे इसका इफेक्ट नहीं चाहिए, तो प्रॉफिट में से ये वैल्यू माइनस कर दो। इसने मेरे प्रॉफिट को फ़िलहाल कम किया हुआ है बट मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, तो प्रॉफिट में इस वैल्यू को ऐड कर दो। इस तरह से वो करने के बाद आपका आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
उसके बाद हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की बातें की। हमने कहा अच्छी बातें लेस, बुरी बातें ऐड, जिसका लॉजिक भी मैंने आपको दिया है, बट बार बार हम उस लॉजिक को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमने शॉर्टकट बोला है अच्छी बातें लेस, बुरी बातें ऐड। उसके बाद आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद बस दो चीज़ें रह जाएंगी जो क्वेश्चन में कई बार होती हैं, कई बार नहीं होती है, जैसे इनकम टैक्स पेड, बिकॉज स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नाउ वी शुड पे द टैक्स। एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स कैन बी इनफ्लो, कैन बी आउटफ्लो, डिपेंड्स, ऐड या लेस कर देंगे। फिर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ तक नोट कीजिए और यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के बारे में लिखवा देती हूँ। लिख लिया अच्छे यहाँ तक? यस मैम। Extraordinary items can relate to, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड भी हो सकती है, इन्वेस्टिंग से भी हो सकती है और फाइनेंसिंग से भी हो सकती है। और ये प्लस या माइनस होती है डिपेंडिंग ऑन इनफ्लो या आउटफ्लो। यहां तक लिखिए। लिख लिया यहाँ तक? यस मैम। Extraordinary items consist of gains or losses from events that are unusual or infrequent in nature. Such items can lead to inflow or outflow of cash. For example, insurance claim received, expenses incurred to deal with fire, earthquake, etc.
ठीक है अजय? यस मैम। चलिए आज के लिए इतना ही है. वी विल मीट फॉर NPO डाउट्स एट 8 PM एंड वी विल मीट टुमारो फॉर अकाउंट्स ऑल्सो, एक्स्ट्रा क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की क्लास नंबर 2.